आप सभी का स्वागत है क्वांट एक्सप्लेनर पे और हमारी सीरीज अरिथमेनिया पे, जहाँ पे हम 1000 से ऊपर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, उनको देखेंगे कैसे हमें बनाने हैं और जो भी उसमें हमें सीखने को मिलेगा हम सीखते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करिए। उम्मीद करूंगा आप वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि रोहित और मनस, MANS, मनस, इन्होंने काम किया। रोहित ने 48 डेज लेके लिए किसी काम को करने के लिए, जबकि रोहित और मनस ने मिलके 30 डेज में वो काम किया है। ओके, तो इसका एलसीएम ऑफ 48 और 30 निकालने का एक तरीका ये है कि भैया आप 48 लो, 30 लो। अब किसी नंबर से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं, 6 टाइम 5 और 6 टाइम 8, और हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अपन क्या करेंगे कि या तो हम 8 को 30 से, या फिर 5 को 48, या तो 5 को 48 से, या फिर 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही बराबर होंगे, जो कि होगा 240। तो यानी एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 240। ठीक है जी, एलसीएम आ गया 240। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता था इतने बड़े नंबर का, तो आप निकालना, उम्मीद करता हूँ एक आइडिया मिल गया कि कैसे निकाल सकते हो, और आप प्रैक्टिस करोगे और हमें ऐसे मिलती रहेंगी आगे भी चीज़ें, तो हम सीखते रहेंगे। तो अगर 240 है, टोटल वर्क 240 का है, इसको टाइम इतना लग रहा है, तो किस एफिशिएंसी से इसने काम किया होगा? किस एफिशिएंसी से काम किया होगा? 5 की एफिशिएंसी से, और इन दोनों ने 8 की एफिशिएंसी से काम किया होगा। तो क्या मुझे बता सकते हो, अगर आर और एम मिलके 8 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, जिसमें से आर 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो एम की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। एम की एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता, जो एक दिन में कितना काम कर सकता है, तभी तो 30 डेज में 8 यूनिट का काम करेंगे हर दिन, तो 240 यूनिट का काम कर पाएंगे। तो एम अगर 3 यूनिट का काम करता है पर डे, तो हमें क्या बोला है कि इफ रोहित एंड मनस टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, रोहित और मनस ने एक साथ काम करना शुरू किया, अब दोनों मिलकर 8 यूनिट का काम करते हैं, तो 18 डेज तक इन्होंने काम किया। 18 डेज तक काम किया, 8 यूनिट के हिसाब से कितना हुआ? 18 8 होता है 144। तो 144 यूनिट का काम तो एक कर दिए हैं 18 दिनों में, पर टोटल काम है 240 यूनिट्स का। तो इसमें से 240 यूनिट में से 144 यूनिट का काम हुआ, तो बचा कितना? 96 यूनिट का काम। अब 96 यूनिट का जो काम बचा है, वो रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मनस, यानी मनस ने किया। अब मनस की एफिशिएंसी कितनी है? 3 की। मनस की एफिशिएंसी है 3 की। 96 को अगर 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 96 को 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 32। तो यानी 32 डेज, मतलब 18 दिन तक तो दोनों ने काम किया, 18 डेज तक दोनों ने काम किया। उसके अलावा जो 32 डेज लेगा वो मनस लेगा, जो 32 डेज लेगा वो मनस लेगा, क्योंकि अब आर तो चला गया, रोहित तो चला गया, इसलिए मनस को जो टाइम लगा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, जो भी बचा हुआ काम है, बाय मनस, कितना टाइम लगा? 32 डेज लगा। अगेन कुछ नहीं किए हम यहाँ पे बस जो भी टाइम था आर का यानी रोहित का, और जो भी टाइम था उन दोनों ने लिया, रोहित और मनस ने, वो लिखे। उससे अपन ने एलसीएम लिया। एलसीएम लेना हमने दिखा पीछे कि एलसीएम रेशियो मेथड से कैसे ले सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा सीखा। उसके बाद हमने एफिशिएंसी निकाल दी कि भैया रोहित की एफिशिएंसी कितनी होगी और रोहित और मनस की एफिशिएंसी कितनी होगी। हमने कहा रोहित मनस अगर 8 की एफिशिएंसी से काम करते हैं,
जिसमें रोहित 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो मानस की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 की। हमें क्वेश्चन में ये भी बोला था कि भैया ये दोनों 18 दिन तक काम करते हैं, 18 दिन में अगर ये 8 यूनिट काम करते हैं, जो हमने निकाला है, तो ये कितना काम करेंगे? 144 यूनिट का। पर टोटल काम तो 240 यूनिट्स का है, तो बचा कितना? 96 यूनिट का। अब वो 96 यूनिट का काम करना किसको है? मनस को। मनस की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट की। 96 यूनिट का काम बचा है और करना है मनस को, और मनस करता है 3 यूनिट का काम एक दिन में। तो कितने दिन लगेंगे उसे? 96 डिवाइड बाई 3, यानी कि 32 डेज लगेंगे मनस को बचा हुआ काम करने के लिए अकेले। और यही सवाल में पूछा है कि रेस्ट ऑफ द वर्क बाय मनस कितना टाइम लगेगा, वो बताइए। 32 डेज लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सवाल बनाया होगा, नहीं भी बनाया तो आप सीख गए हो। और यहाँ पे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने एलसीएम के बारे में नहीं जानते तो एलसीएम रेशियो मेथड्स आप ऐसे निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, तो एक स्केलेटन बना लेते हैं, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अपने को आइडिया रहे हो क्या रहा है। तो बोला है कि भैया 540 ml का अपने पास सॉल्यूशन है, जो है जूस और वाटर, जो है जूस और वाटर। कितना है? 11:7 के रेशियो में। ठीक है जी। अब इसमें क्या किया है कि आपने x ml वाटर मिला दिया है, x ml वाटर मिला दिया है, और x प्लस 130 ml, x प्लस 130 ml जूस मिला दिया है। ठीक है जी। उसके बाद द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इज 2:1, यानी 2:1 बन गया। ठीक है जी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हम्म, 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 तो ये ठीक है। अगर ये 11 पार्ट और 7 पार्ट था, तो टोटल कितना पार्ट होगा इनिशियली? 18 पार्ट। बट हमें तो बोल रखा है कि भैया वो 540 ml का है। अगर 18 पार्ट 540 का है, तो एक पार्ट कितने का हो गया? एक पार्ट 30 ml का हो गया। एक पार्ट 30 ml का हो गया। अगर एक पार्ट 30 ml, तो मुझे ये बता सकते हो ये 11 पार्ट कितने का? ये 11 पार्ट कितने का होगा? 3 × 30, 330 ml का। अच्छी बात है। और 7 पार्ट कितने का होगा? 7 पार्ट हो जाएगा 7×3 210 पार्ट का, सॉरी 210 ml का, और ये भी 330 ml का। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दुविधा नहीं। उसके आगे अपने को इतना इतना मिलाना है, तो जरा ध्यान से देखना। 330 जो जूस था, और नीचे मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो 330 ml था इनिशियली। 330 था ना इनिशियली यहाँ पे, और यहाँ पे 210 था। तो 330 में x प्लस 130 मिला। 330 में x प्लस 130 मिला, और नीचे 210 में x मिला। 210 में x मिला। कितना बना ये? 2:1 बना। कितना बना? 2:1 बना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या दिखेगा? x प्लस 460 ओवर x प्लस 210 इज इक्वल टू 2/1। अच्छा, यहाँ पे कितने का अंतर है? एक पार्ट का। और यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे अंतर है 50, 250, 250 का। अब आपकी मर्जी है। अगर एक पार्ट इतने का है, ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, तो ऊपर वाले में डालो या नीचे वाले में डालो? दोनों में डाल के दिखाता हूँ। ऊपर वाले में डालते हो तो x प्लस 460 इक्वल टू, एक पार्ट अगर 250 का है, तो दो पार्ट कितने का होगा? 500 का। तो यहाँ x की वैल्यू आप 400 निकाल सकते हो और 40 निकाल सकते हो। हाँ जी। अगर मैं नीचे वाले में डालूँ तो x प्लस 210 इज इक्वल टू वन पार्ट होता है 250। तो x की वैल्यू अगेन यहाँ पे भी आपको 40 मिलेगी। और ये x है क्या? x है कि कितना आप डाले हो, यानी ml में बात हो रही है, तो ये सब ml में आएगा। ये सब ml में आएगा। ठीक है जी। और बोला क्या? वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 40 निकाले हो, काम हो गया। अगेन यहाँ पे भी कोई
इसको इक्वेशन बोल रहे हो तो क्या ही बोलूँ यार मैं। अब ये वाली इक्वेशन आप, मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैं इस टाइप की चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो गया, x प्लस 210 इक्वल टू, और ये क्या हो गया, x प्लस 210 थोड़ा ना आएगा, x प्लस 460 होगा इक्वल टू 2x प्लस 420। यहाँ से सीधा मैं यहाँ आया, इससे सीधा मैं यहाँ आया, फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू लिखोगे 420, 40, यहाँ से भी आपको 40 ही मिलेगा। अब कभी कभार क्या होता है कि ये नंबर बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे भी नंबर बड़े बड़े होंगे, तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस करने में टाइम लग सकता है। यहाँ तो आसान सा था तो आप कर लिए, बट ये वाला मेथड आपका हर टाइम लगेगा, गिवन दैट कि आपका x के आगे कुछ भी वो नहीं हो, मतलब नीचे जो है वही ऊपर भी कोफिशिएंट, यहाँ पे दोनों तरफ 1 था ना, तो आपके लिए आसान हो गया। अगर नहीं होता तो उसके लिए फिर हमें अलग कुछ तिगड़म लगानी होती, जब आगे क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। बट इस वाले उसमें तो आप कोई भी मेथड लगाओ, चाहे जो मैंने लगाया वो लगाओ, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, तब भी आपको x40 मिलेगा, और क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछिए तो काम बन गया, x इक्वल टू 40। बस क्वेश्चन के एक बेस बनाया समझने के लिए अपने आप के लिए, जो जो अपने को मिलता गया करते गए और आंसर निकाल लिया। इतना ही आसान क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो देखो यार 40%, बताओ जोर से मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ 40% का फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 2/5। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात चल रही है, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात चल रही है, यानी लेंथ और ब्रेथ होगा उसका कुछ, और बोला गया है कि रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 40% मोर है। 40% मोर का मतलब क्या है, मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से ज़्यादा है। अगर ब्रेथ 5 पार्ट की है तो लेंथ उससे दो ज़्यादा 7 पार्ट का होगा, ठीक है जी, यानी ये 7A, ये 3A का होगा, 3 यानी 5A, ये 5A का होगा, ठीक है जी। अब हमें क्या बोला गया, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ओके, फेंसिंग क्या है, फेंसिंग होता है एक अंग्रेजी शब्द है कि सपोज आपके पास पीस ऑफ लैंड है, आपके पास कोई ज़मीन है, अब आप इस ज़मीन को चाहते हो कि कोई और यहाँ पे ना आए, तो आप क्या करोगे, आप एक प्रोटेक्शन लगा दोगे, आप दीवार खड़ी कर दोगे, या फिर कुछ तारे वारे लगा दोगे उसके बाउंड्री पे, अपनी ज़मीन की बाउंड्री पे आपने लगा दी तारे, ताकि कोई भी अनवांटेड गेस्ट आपकी ज़मीन पे ना आए आपकी परमिशन के बिना। तो उस चीज़ को आप फेंसिंग कहते हो। अब फेंसिंग होती क्या है, आपने बॉर्डर पे कुछ लगाया। अब बॉर्डर पे लगाने का मतलब क्या है कि आपने अपने जो भी एरिया, अपना जो भी लैंड है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर, यानी जो भी उसका पेरीमीटर है आपने उस पर काम किया। तो जब हमें ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 6 रुपए पर मीटर, यानी कि 6 रुपए पर मीटर आपको लगेंगे, जो भी आपका पेरीमीटर होगा, जो भी आपका पेरीमीटर होगा, तो आपको कितना रुपए देना होगा, 17-28 रुपए देना होगा। तो यानी हमें पेरीमीटर अगर निकालना है तो जो भी हमें प्राइस दे रखा है, जो भी हमें प्राइस दे रखा है उसको डिवाइड करना होगा कॉस्ट से। तो यानी कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमें जो भी प्राइस दे रखा है उसे उसे कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो कॉस्ट है ना, और ये प्राइस है। ना भी समझो तो ऐसे, हमारे वाले केस में कि भैया टोटल रुपए कितने लगे, 17-28 लगे,
इसको 6 से डिवाइड करूंगा, मुझे पैरामीटर मिल जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, अब पैरामीटर मुझे रेक्टेंगल का पता है। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और यही चीज जो मुझे दिया हुआ है 1728/6, कि इतने रुपीस टोटल का मेरे को खर्चा पड़ा और 6 रुपए पर मीटर के हिसाब से पड़ा, तो टोटल पैरामीटर आ गया मुझे। बट मेरे को ये भी पता है कि लेंथ और ब्रेथ का बीच का रिलेशन क्या है, ये 7a और ये 5a का है। तो 7 और 5 12a, यानी 2 × 12a इज इक्वल टू 1728। अब यहाँ अपॉन 6। अब मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि 1728 होता है 12 का क्यूब, यानी 12 × 12 × 12, और 6 को 2 से करूंगा ये भी 12, और ये 12 ये तो है ही। तो 12 12 इन दो 12 को काटा तो ए मिल गया 12। ए 12 मिलते ही क्या पूछा उसने, लेंथ रेक्टेंगुलर फील्ड की। बड़ा आसान है, लेंथ है 7 है, ए की वैल्यू 12, 7 ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 12, 7 ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7 × 12 84, 84 मीटर, 84 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई 84, 84 ये रहा। बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमने देखने की कोशिश की, पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं जब कॉस्टिंग वगैरह दे रखी है, ऐसा उसी पे मैंने बस यहाँ थोड़ी चर्चा की है, उम्मीद करता हूँ समझ आया वो। बाकी कुछ नहीं था, बाकी बस आपको पैरामीटर निकालना है और लेंथ निकालनी है, वट एवर जो भी क्वेश्चन में बोला होगा, यहाँ लेंथ बोली थी लेंथ निकाले, अगर वो बोलता इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना वो भी निकालते, ब्रेथ बोलता ब्रेथ निकालते, कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। ये इतना सही आसान क्वेश्चन होता बस, और कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषभ 4 इयर्स एल्डर आयुषी से, ओके, ऋषभ है हमारे, वो ये आयुषी से 4 साल बड़े हैं, ठीक है जी। 28 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऋषभ, ओके ओके ओके। तो अभी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट कुछ होगा, कोई भी साल चल रहा है, 2025 चल रहा है तो 2025। ऋषभ और आयुषी, ऋषभ बड़ा है आयुषी से, इतना तो हमें पता ही है, ऋषभ क्योंकि आयुषी से 4 साल बड़ा। अभी आज से 28 साल बाद, आज से 28 साल बाद ये 10 और ये 9 का इनका रेशियो होगा। पर मुझे क्या बताओगे कि इन दोनों के बीच का जो एज का अंतर है वो तो 4 ही रहेगा। आप अपनी बहन से 4 साल बड़े हो, आज से 10 साल बाद भी तो आप 4 साल बड़े रहोगे। तो ऋषभ आयुषी से 4 साल बड़ा है, आज से 10 क्या, 20, 50, 70, 100, वट एवर कोई भी ईयर लो, इतने साल बाद भी तो आप उससे उतने साल बड़े रहोगे। तो ऋषभ भी तो आयुषी से 4 साल ही बड़ा होगा, तो एक यूनिट जो है ये 4 साल का हो जाएगा। तो ये जो 9 है ये कितना होगा, 36 साल का, और ये 10 है ये 40 साल का। यानी आज से, प्रेजेंट से 28 साल बाद ये 40 और ये 36 साल के होंगे, 36 और 40 ईयर्स के होंगे। तो आज कितने के होंगे, तो माइनस करोगे, ये हो जाएगा, आज हो जाएगा ये 12 साल का, और इससे 4 कम करोगे 8 साल का। आज की डेट में ये 12 और 8 साल के हैं, अगेन 4 साल का अंतर, वो तो रहेगा ही। अच्छा आगे बोला क्या, यहाँ बस लॉजिक लगाए हो, कोई इक्वेशन नहीं बनी, कुछ नहीं, खाली जो बोलता गया दिमाग लगाए, लॉजिक लगाने के लिए दिमाग चाहिए, उसी पे हम काम कर रहे हैं। ओके, 3 इयर्स अगो फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले, एज ऑफ ऋषभ वॉज हाउ मच मोर या लेस देन दैट ऑफ आयुषी। अच्छा जी, 3 साल पहले तो भैया ये ज़्यादा ही होगा। कैसे, ऋषभ आयुषी अभी कितने के हैं, 12 और 8 के, तो आज से 3 साल
पहले कितना के होंगे? ये 9 का होगा जी, और ये 3 साल पहले 5 का होगा। अब 5 से 9 कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 बड़ा है 5 पे, कितना हो गया? 4/5। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मतलब इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 80%। यानी 80% बड़ा है कौन? R is 80% more than A। A से 80% ज्यादा, यानी 4 ज्यादा। 9। कब? 3 years ago from now। तो हमें इतना ही बोला था कि भैया कितना परसेंट मोर है, लेस है? मोर है। कितना मोर है? 80% मोर। अगेन यहाँ लॉजिक लगा है, इक्वेशन तो बनाई ही नहीं हम इसमें, और पीछे भी कहाँ ही इक्वेशन बनी है। इसको इक्वेशन बोल रहे हो या इसको इक्वेशन बोल रहे हो, जिसको मैंने करके दिखाया आपको, या इसको इक्वेशन बोल रहे हो? कहीं भी इक्वेशन नहीं बनाए हैं अभी तक, और इससे पहले तो टाइटल था हमारा। तो बस यहाँ लॉजिक पे काम किए हैं और क्वेश्चन उड़ाए हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है रमन की जो मंथली सेविंग है वो 600 ज़्यादा है। अच्छा, मंथली एक्सपेंस से तो मुझे इतना पता है कि यार इनकम जो भी होता है वो दो ही हिस्सों में बंटता है, या तो वो खर्चा होता है एक्सपेंस, या तो उसको आप बचा लेते हो, बचत सेविंग। इनकम की दो ही चीज़ें होती हैं, या तो खर्चा होता है या बच जाता है। ठीक है। अब बोला है टोटल मंथली इनकम है 4200 की, ये चीज़ है 4200 का, जिसमें से सेविंग क्या है? 600 ज़्यादा है, सेविंग 600 ज़्यादा है। तो 4200 में 600 जोड़ा 48, उसका आधा किया 24, तो ये 2400 हो गया। अब इससे 600 कम 1800 हो गया। अब कई होंगे ये हुआ क्या, कि ये क्या हुआ? तो देखो ध्यान से, मैंने कहा इनकम होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, जिसमें ये तो है कितना? 4200। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि सेविंग में से एक्सपेंस गया तो 600 होता है, और यहां दे रखा है सेविंग में एक्सपेंस जोड़ा तो 4200 है। तो मैंने कहा यार दोनों को जोड़ देता हूँ, तो टू सेविंग कितना आ गया? 4800, जिससे सेविंग बना 2400। अगर सेविंग 2400 है, सेविंग में से एक्सपेंस जाने पे 600 मिलता है, और सेविंग 2400 है, तो एक्सपेंस कितना होगा? 1800। अब यही चीज मैंने तेजी से की। कैसे तेजी से की? मुझे पता है कि दोनों का अंतर इतना है और दोनों का सम इतना है। मैंने क्या किया कि बड़ा कौन सा है, मोर कौन है, सेविंग है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा 4800 और डिवाइड कर दिया 2 से, 2400। और ये किसको दिया? जो बड़ा है, सेविंग को। जब मैंने सेविंग को 2400 दे दिया, तो मैंने क्या कहा कि भैया 600 बड़ा है कौन? सेविंग। तो इसमें से 600 को हटा के मैंने एक्सपेंस लिख दिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे तो यही बनेगा। अब इस चीज के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये चीज तो मेरे दिमाग में होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। अगर इस चीज के लिए मुझे पेन चलाना पड़ रहा है, तो यार मेरी स्पीड तो सवाल करने में ज्यादा समय लगेगा। इसलिए ये चीज के लिए आपको पेन पेपर ऐसा जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, इसलिए ये सिखाई जा रही है चीजें, और ये मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ। तो इस चीज को करने से बचिए, इसको ब्रेन में करने की कोशिश करिए, माइंड में करने की कोशिश कीजिए, आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो इतना 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 है। ओके, 60% और 20%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो फटाफट। कितनी? 3/5, बहुत बढ़िया। और 20% की? 1/5, बहुत ही बढ़िया, सीख रहे हो।
मंथली इंक्रीज इनकम इंक्रीज किया 60% से, मंथली इनकम इंक्रीज किया 60% से, और सेविंग इंक्रीज किया 20% से। तो 20% 2 जीरो हो गया 24 का 48 एक ज़ीरो, और 2 ज़ीरो गए 1 ज़ीरो, 6 दूनी 12 और 24 का 25। ठीक, और ये भी ठीक। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे क्या आएगा, 40 040 आगे 2 2040 2040। अब कहीं पूछोगे ये हुआ क्या है, बताता हूँ। मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये, जिसमें से आपने सेव किया 40 रुपये और एक्सपेंस किया 60 रुपये का। ठीक है, मान लो ये एग्जाम्पल है, इसको क्लियर ही कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, जिसमें 100 रुपये अगर आपकी इनकम है और 60 रुपीज़ का एक्सपेंस और 40 रुपये की सेविंग। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इनकम 20% से इंक्रीज किया। 20% से इंक्रीज होने का मतलब आपका इनकम कितना हो गया, 120 हो गया, 100 से 120 हो गया। ठीक है, और आपकी सेविंग इंक्रीज की 10% से। सेविंग 10% से इंक्रीज हुई मतलब पहले 40 थी, अब 44 हो गई। अच्छा, तो आपका अगर ये 120 हो गया, ये 44 हुआ है, तो एक्सपेंस कितना होगा? एक्सपेंस हो जाएगा आपका 6 6 50, 5 में 7 12, ये 76 हो गया। या तो मैं इसको ऐसा टोटल कर करके करूं और दूसरा तरीका मेरे पास ये भी है कि भैया ये इतने से इतना हुआ, कितना इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया 20 का, ये इंक्रीज किया 4 का, और ये इंक्रीज किया 16 का। दिख रहा है, 16 में 4 जोड़ा 20। अगर ये 20% से इंक्रीज किया यानी 20 रुपये बढ़ा 120 हुआ। ये 10% से इंक्रीज किया यानी 40 से 44 हुआ, यानी 4 का इंक्रीज आया। तो अगर 20 ये इंक्रीज हुआ और 4 ये इंक्रीज हुआ, तो ये तो 16 होगा ही होगा। तभी ये पूरी चीज बनेगी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो वही चीज मैंने यहाँ की। मैंने कहा भैया 60% कितना होता है, 4200 का 4200 का 60% कितना होता है, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए था वैसे। 2 से 2 जीरो गए, लास्ट का एक जीरो लिखा, 4 6 240, 240 में 12 जोड़ा, 240 में 12 जोड़ा 252। और दूसरा वाला क्या था, 2400 में 20%, 20% का इंक्रीज आया, कितना आया, 2 से 2 जीरो उड़े, 24 का डबल 48, एक पीछे जीरो। अगर ये इतने से इंक्रीज किया, ये इतने से इंक्रीज किया, तो एक्सपेंस को इतने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 2040 से इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका ये बनेगा इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। और यही बोला है कि भैया कितने से मंथली एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, हमारा आंसर आ गया। मैं क्यों टोटल में जाऊं, इसका 160% करूं, इसका 120% करूं, और यहाँ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी टेक्निकली। बस रिवीजन के लिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ, जब अभी सॉल्व किया तब पता चला। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। मधुर ने इन्वेस्ट किया इतना, ओके, आफ्टर एक्स मंथ आरुष आरुष एंटर्ड बिजनेस इतने से, एक साल बाद, अच्छा कुछ जोड़ घटा नहीं हो रहा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 4 के टेबल में आता है, हाँ 4 के टेबल में 5 पे, 4 के टेबल में 7 पे, एक साल बाद इनका ये, ओके, ये तो आसान सा है। मधुर आरुष, इसने 7 पार्ट का इन्वेस्टमेंट किया, इसने 5 पार्ट का किया,
और ये 12 महीने तक था, और ये 12 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स महीने बाद आया ना, आफ्टर एक्स मंथ। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, निकाल लेंगे। ये 12 है, 12 जैसा दिख नहीं रहा पर 12 है। जब बना ही रहे तो इसको भी ढंग से बना ही लेते हैं। ये 7 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 5 है, इसको 12 नेगेटिव एक्स से करना है। और यहाँ क्या है, मधुर आरुष 21:10, 21:10 के रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयर हुआ, ठीक है। दिख रहा है कुछ, 7 का 3 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स, 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 8। अब 12 माइनस एक्स को अगर 8 होना है तो एक्स को क्या होना होगा, एक्स को 4 होना होगा। 12 में से 4 जाएगा तभी 8 होगा, तो एक्स की वैल्यू 4 हो गई। और क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स तो 4 है भाई, एक्स 4 हो गया। इतना सा सवाल है ये। मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम लगना चाहिए। अब आप अगर 2800 पूरा ले रहे हो, फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाद में 2000 को 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसको फिर 21:10 पे जा रहे हो, फिर जीरो से जीरो कैंसिल करने बैठ रहे हो, तो वो आपकी दिक्कत है। आपको आंसर आएगा नो डाउट, बट थोड़ा टाइम लगेगा ना। और वही 10 सेकंड या 15 सेकंड में क्या पता आप एक स्पीड मैथ का सवाल बना दो। तो वही चीज को हम यहाँ देख रहे हैं, कैसे अपने को तेजी से करना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है, इसे मार्क किया इतने से, ओके ओके, और उसके बाद उसको दे दिया। तो मुझे जो दिख रहा है मैं सीधा पहले लिखता हूँ, फिर समझाऊंगा क्या कर रहा हूँ। कि 6800 का कॉस्ट प्राइस, इसमें 36 बढ़ाया, 36% 4% होता है 1/25। 36% इसका 9 टाइम्स है, तो 9/25 हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस इतना बड़ा है तो 25 में 9 ज़्यादा, यानी कि 34, 34/25 हो गया। अब इसमें आपने एक्स का डिस्काउंट दिया, और ये चीज़ कितने के बराबर है, 6800 इंटू आपने 8% का प्रॉफिट लिया। 8% क्या होगा, 4% का दुगुना, 2/25। तो ये हो गया आपका कितना, 27/25, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अच्छा जी, ये चीज़ आया। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे ये आया कैसे, उनको समझाता हूँ। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस, ओके। हमें बोला 6800 का, हम पे कुछ है माल पानी, इस पे मैंने 36% का मार्कअप किया। 36% का मार्कअप का मतलब अभी बताया, 9/25, 25 में 9 ज़्यादा, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 6800 का 34/25। फिर उसके बाद इसको मैंने सेल किया एक्स रुपीज़ का डिस्काउंट देके। कितना हो गया, 6800 34/25 माइनस एक्स। बट मैं यहाँ से यहाँ तो ऐसे भी पहुंच सकता हूँ ना, कि मेरे को इसमें प्रॉफिट मिला 8% का, यानी कि 6800 34/25 माइनस एक्स, ये चीज कैसे के बराबर है, 6800, 8% कितना था, 8% था 2/25, 2/25, यानी कि 25 की चीज 27 में। बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो x क्या आएगा, x आएगा 6800 एक तरफ, 25 एक तरफ, 34, 37, 7, 7 यहाँ पे। अब ये 0 0 को मैं 100 लिख देता हूँ,
इस 0 को 100 लिख दिया, कितना हो गया? ये चीज़ समझ आ गई, ये बना कैसे? जो मैंने पीछे अभी इक्वेशन लिखी यही चीज़ थी, जो ये इक्वेशन बनाया हूँ, ये इक्वेशन यही चीज़ तो है। अब ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब हर बार ऐसे डायग्राम बनाने थोड़ा ना बैठोगे। ये डायग्राम तो फाउंडेशन क्लास में होगी, जब आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आपके माइंड में होना चाहिए, यहाँ से ऐसे गए, लिखते गए आप, और यही चीज़ मैंने यहाँ की है। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो x की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू 68 के पीछे 2 0 और 34 27 7 और नीचे 25। इन 2 0 को मैं हटाता हूँ, इन 2 0 को मैं हटाता हूँ और इसको मैं 100 लिख देता हूँ यहाँ पे। और 25 से 4 बार ये हो गया, कितना हो गया? 68 इंटू 28। इसके 8 8 4, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, बट क्योंकि नन ऑफ द अबव भी है यहाँ पे, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 8 8 64, 4 यहाँ, 6 कैरी, यहाँ पे 8, यहाँ 6 8, कितना होगा? 6 8 64 64 और 6 70, 0 7 कैरी, 6 टाइम टू 12, 12 और 7 19, 19 और 4। तो जो हमारा शक था वही सही हुआ, नन ऑफ द अबव ना होके ये आंसर है। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये 19 और 4। अब आप में से कई होंगे कहेंगे भाई ये किए क्या, यहाँ किए क्या हो? मैं कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 68 इंटू 28 था ना, 28 को मल्टीप्लाई क्यों? कैसे मल्टीप्लाई क्यों? ध्यान से देखो, मैंने कहा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 64। तो मैंने कहा 4 लिख देता हूँ, 4 लिख दिया, 6 बच गया, 6 को कैरी किया, 6 को कैरी किया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 का 2 16, और इसको 8 से किया 48, 48 और 16 को जोड़ोगे तो मिलेगा 4 5 6 64। अब 64 में जो कैरी किया है 6, जो कैरी किया है 6 उससे जोड़ोगे मिलेगा 70। 70 का 0 तो मैं यहाँ लिख दूंगा, 7 को कैरी कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होगा कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना, जो आगे की डिजिट है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर गया 12, 12 में 7 जोड़ो जो कैरी बचा हुआ है, 12 में 7 जोड़ा 19, बस 19 आगे लिख दिया और मुझको मेरा आंसर मिल गया 1904। अगेन ये चीज खाली आपको स्पीड मैथ्स में नहीं, आपके अर्थमेटिक में भी और डीआई में भी यूज करनी है। खाली ये चीज की मल्टीप्लिकेशन आएगा हम स्पीड मैथ में तरीके लगाएंगे नहीं, खाली स्पीड मैथ के लिए थोड़ा ना पढ़े हो यार, मल्टीप्लाई ऐसे करते हो, ये तरीके ऐसे यूज होना है, वो तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा यूज करना पड़ेगा। अपनी आपको अगर 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं आप, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये भी आप कुछ सीखे होगे। नहीं है तो कुछ नहीं, आगे भी मैं अगर क्वेश्चन मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई करूंगा इसी तरीके से और बताऊंगा कि किया क्या। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और मल्टीप्लाई कैसे किया ये भी समझ आया होगा। और ये 6 और 7 हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को तो जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो ये कह रहा है कि 18 नंबर्स का एवरेज 68 है, ओके, और 15 पहले 15, तो 18 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 68 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 68 इंटू 18, कर देते हैं मल्टीप्लाई भाई। 68 इंटू 18 अभी सीखे हो कैसे? 8 8 64, 6 कैरी, 4 रखा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 6 48, 48 में 8 जोड़ा 56, 56 में 6 62, तो 2 लिखा, 6 कैरी,
और 6 को 1 से किया 6 और उसमें 6 जोड़ा 12, तो 12 24, तो टोटल कितना आ गया 1 2 2 4, जिस तरीके से अभी पीछे किया। फर्स्ट 15 नंबर्स, तो फर्स्ट 15 नंबर, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 62 का। अगर एवरेज 62 का है तो टोटल कितना होगा, फर्स्ट 15 नंबर्स का टोटल कितना होगा, टोटल होगा 15 टाइम्स 62, 15 टाइम्स 62। अगेन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 62 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हो। या मेरे को दिख रहा है, मेरे को 15 का 6 टाइम होता है 90, तो ये 900 हो गया ना, क्योंकि इसको मैंने देखा 60 प्लस 2 और ये 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 15 मल्टीप्लाई हुआ 60 से तो 900 आया, और 15 जब मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 30 आया, और मुझे मिल गया 930, मुझे मिल गया 930। ये मल्टीप्लाई आपको समझ आए होंगे, इतनी ही तेजी से आपको करने आनी चाहिए। तो अगर मेरे पास 18 नंबर थे, जिनमें से जो 15 नंबर हैं उनका टोटल है 930, उसके बाद मेरे पे जो अगले 3 नंबर है वो इस रेशियो में, यानी कि 2 पार्ट, 3 पार्ट और 1 पार्ट, इस रेशियो में यानी ये नंबर रहे होंगे, और इन सभी का टोटल कितना है 1224, 12 24, यानी कि इसमें से अगर मैं 30 डालूंगा, सॉरी 6, तो 6 कम 294 आ गया ना, माइनस करोगे 294 और इन तीनों का सम 6p, 6 से कट रहा है 9 11 15, हाँ, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आपको मिलती है 6 टाइम्स 4 24, 24 54 9 49, p 49 है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना 17th नंबर, हमें निकालना 17th नंबर। अगर ये 15 का टोटल ये है, 16th नंबर ये है, 17th नंबर ये है, 18th नंबर ये है, तो हमें 17th नंबर निकालना है, यानी 3p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू इतनी, तो 3p की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 49, और ये कितना आ गया 150, 150 में 3 गया 147, 147 आ गया, 147 आ गया। अब आधी जनता कह रही होगी ये कैसे किया, मैंने कहा भाई 49 को 49 नहीं 50 माइनस 1 मानो, तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 इंटू 3 150, उसमें मेरे को 3 माइनस करना है, मुझे 3 माइनस करना है, और मुझे क्या मिल जाएगा 147। अगेन ये खाली स्पीड मैथ के लिए नहीं है, ये जहां भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। अब आप कैसे देख रहे हो क्वेश्चन को वो आपके ऊपर। अब 49 इंटू 3 को आप ऐसे भी देख सकते हो कि 4 टाइम 3 120 और 3 टाइम 9 27, 147। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे देख रहे हो। मुझे ये वाला मेथड दिखा तो मैं ऐसे सॉल्व किया, ये दिखता तो मैं इससे करता। अभी डिपेंड करता आपको दिख कैसा रहा है सवाल, और आप कितनी प्रैक्टिस किए हो इन चीज़ों की। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपकी कैलकुलेशन चेक की गई है, और कुछ नहीं कि आप कितना अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को, और कुछ नहीं किया गया। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, ओके, कुछ अमाउंट होगा प्रिंसिपल। अब उस प्रिंसिपल को आपने 4 साल 4 इयर्स के बाद आपको कितना हो गया 7200 हो गया, और 7 साल बाद इतना बन गया, यानी 7 साल कैसे, 4 साल ये
और इसके 3 साल बाद कितना हो गया? 7950, 7950, 7950, इतना हो गया। ठीक है जी। तो 3 साल में कितना बढ़ा? 50, उसके बाद 750। ओके, तो 3 साल में 750 रुपये बढ़ा। तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में होगा 250 रुपये। अगर 1 साल में 250 है तो 4 साल में कितना होगा? 1000 रुपये। यानी कि यहाँ पे जब 1000 रुपये बढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब 1000 रुपये बढ़ा तो 7200 हुआ। जब 1000 रुपये बढ़ा है तो 7200 हुआ, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 6200। तभी तो 1000 बढ़ के 7200 हुआ। तो इसने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ मनी। फाइंड द सम ऑफ मनी मतलब जो उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया, यानी प्रिंसिपल कितना है? 6200 है। कितना है? 6200। कितना है? 6200। अगेन हमने यहाँ बस ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि सिंपल इंटरेस्ट में, इन सिंपल इंटरेस्ट each year remains same। हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। हमने इस चीज को यूज किया है क्योंकि अगर 1 साल का 250 रुपये है तो हर साल 250 रुपये रहेगा। 3 साल में 750 हुआ, और 4 ईयर में 1000। अगर 1000 हुआ है, 1000 बढ़ने के बाद 7200 हुआ है, तो इनिशियली कितना होगा? 6200। और वही तो बोला है। अब यहाँ कोई इक्वेशन बनी है नहीं, यहाँ लॉजिक से आपने काम किया। और लॉजिक क्या कहता था? लॉजिक कहता था ये है वो लॉजिक। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट की निकालने की, उसकी कहते हैं इंटरेस्ट रेट निकालने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट रेट पूछता तो इंटरेस्ट रेट निकालते। ये 6200 का 250 कितना, या फिर यहाँ पे भी 7200 में हाँ 750, 3 साल के लिए, तो फिर 250 के यहीं से निकलता वैसे तो इंटरेस्ट रेट। हाँ, 4 साल का 250, इसके हिसाब से 250 पे जाता, यानी 250 ओवर 6200 इंटू 100। और अजीब सा रेट निकल के आता है यहाँ पे, 2 से 2 जीरो गए। इसे काटते पीटते रहोगे तो शाम हो जाएगी, तुम्हारा अजीब सा आंसर निकलेगा अगर रेट निकालोगे तो। बट यहाँ हम रेट के थ्रू गए ही नहीं, क्योंकि निकालने की जरूरत ही नहीं है और कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अपने लॉजिक फॉलो किया, जो निकलता गया निकालते गए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन पी ने एक पोल को क्रॉस किया और एक 324 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया इतने इतने टाइम में। यानी ये किया है पोल के लिए और ये किया है प्लेटफॉर्म के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो ट्रेन ने अपनी ही लेंथ क्रॉस करने के लिए 4.8 सेकंड लिए। ट्रेन ने अपनी लेंथ क्रॉस करने के लिए 4.8 सेकंड लिए अपनी लेंथ। जबकि अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसने लिए 26.4 सेकेंड। तो ये बता सकते हो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसने कितना टाइम लिया होगा? हाँ जी बता सकते हैं। अगर ये 5 होता तो ये होता 21, बट ये 5 नहीं है। 5 से कितना कम है? 0.2 कम है, तो ये 4 में 0.2 जुड़ गया, 21.6 सेकेंड हो गया। तो इतना सेकंड लिया क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म को। इतना सेकंड लिया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। इतना सेकंड लिया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। किसने? ट्रेन पी ने। जो पी ट्रेन है उसने इतना टाइम लिया। पर
प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 324 मीटर। और टाइम कितना लिया? 21.6। इसको 10 से कर दें, ये 10 आ गया ना यहाँ पे। 6 7 8 9, 9 यहाँ भी है, 4 2 6 3 9, यहाँ पे भी 9 से कट जाएंगे। हाँ, 9 से जाएगा 3 27, 27 का मतलब 5 54 6 36, और ये जाएगा 9 से 9 2 18, 18 का मतलब 18 3 36, 36 यानी 4। अब ये जाएगा 4 से 9 में, ये जाएगा 4 से 6 में, ये जाएगा 3 में, ये जाएगा 2 में, ये जाएगा 5 में। तो ट्रेन पी की जो स्पीड है वो कितना आ गई? 3 × 5। वो आ गई 3 × 5, 15 मीटर। 15 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। अगर 15 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है और वो अपनी ही लेंथ को 4.8 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो उसकी अपनी लेंथ कितनी होगी? उसकी अपनी लेंथ होगी कि भैया जितनी उसकी स्पीड है और जितना उसने टाइम लिया। इसको करेंगे 10, ये हो गया 5 का 3, 5 का 2, और ये 24, और 24 इंटू 3 होता है 4 टाइम्स 3 12, और 6 7 72, इतना मीटर। ठीक है जी। ये अपनी लेंथ किसकी लेंथ है? पी की। जो ट्रेन पी है उसकी लेंथ है। प्लेटफॉर्म तो मैं प्लेटफॉर्म से लिख रहा हूँ। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन पी इज 50% लेस, ओके, 50% होता है 1/2, और 20% होता है, ये तो रट जाना चाहिए यार। अगर लेंथ क्यू, इफ लेंथ ऑफ ट्रेन पी इज लेस देन, किससे कम है? क्यू से कितना? 50% का। अगर 50% कम यानी दो में एक कम, एक, तो अगर ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है। अगर ये एक पार्ट है तो लेंथ क्यू इसका दुगना होगा, यानी कि 144 मीटर होगा। और स्पीड स्पीड क्यू 20% मोर देन पी, यानी कि इससे 20% ज़्यादा, यानी 5 में एक ज़्यादा। अगर ये था 15, 5 में एक ज़्यादा 6, तो ये हो जाएगा 18। ये 15 था तो ये 18 हो जाएगा। स्पीड क्यू 20% ज़्यादा, यानी कि ये 5 था तो इसमें एक ज़्यादा 6। अगर 5 पार्ट है 15 का, तो 6 पार्ट 18 का होगा। 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, है ना। तो यानी स्पीड इसकी 18 की है, 18 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या किया? टाइम टेकन बाय क्यू टू क्रॉस सेम प्लेटफॉर्म, ओके। तो यानी सेम प्लेटफॉर्म जा रहे हैं। इतना उसकी लेंथ, प्लेटफॉर्म कितना था? 324 मीटर का प्लेटफॉर्म था, यानी ये 8 हुआ, ये 6 हुआ, ये 4 हुआ। अब इतना मीटर क्रॉस करना, 468 मीटर क्रॉस करना है 18 की स्पीड से। इतना मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ क्यू प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ क्यू। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू बाय ट्रेन तो ये गया 4 6 10 18, ये 18, 9 से जाएगा दो बार, 9 से जाएगा 5 और 2 52, 52 का आधा 26। तो 26 सेकंड के अंदर ट्रेन क्यू अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दी, 26 सेकंड में क्रॉस कर दी। अगेन यहाँ पे आप इक्वेशन वगैरह बना सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको खुद भी पेन चला के देखना। क्वेश्चन ने कहा कि भाई एक
ट्रेन है पी, वो अपने आप को 4.8 सेकंड यानी एक पोल को 4.8 सेकंड में जाती है। हमें पता है कि पोल को क्रॉस करना है नहीं अपनी लेंथ क्रॉस करना, और प्लेटफॉर्म को वो इतने टाइम में क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना। तो प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में कर रहे हो, 21.6, दोनों में से माइनस कर देंगे। अगर 21.6 में वो प्लेटफॉर्म को जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म तो 324 मीटर का, 324 मीटर का प्लेटफॉर्म 21.6 मीटर में कवर किया जा रहा है, 21.6 सेकंड में कवर किया जा रहा है। तो किस स्पीड से कवर किया गया हुआ, 15 से। अगर 15 की स्पीड से प्लेटफॉर्म को आपने चले हो, तो चला कौन था, चला तो भाई ट्रेन पी था, यानी ट्रेन पी की स्पीड 15 थी। अगर ट्रेन पी की स्पीड 15 थी, क्वेश्चन में बोला है ट्रेन क्यू से 20% ज्यादा स्पीड रखती है, 20% ज्यादा, यानी कि 5 की चीज 6 में, 15 की चीज 18 में, यानी उसकी स्पीड 18 है। साथ में हमें ये भी बोला है कि भाई जो ट्रेन पी है उसकी लेंथ आधी है क्यू से, पी आधा है क्यू से, ठीक है जी। तो इस चीज को कैसे यूज करेंगे, हम कहेंगे यार 4.8 सेकेंड में पी ने अपने आप को कवर किया, पर उसकी स्पीड तो 15 की थी। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इसको काटा पीटी मचाया 72 आया। अब हमें पता है कि जो क्यू है वो पी से दुगना है, तो पी अगर 72 है तो इसका दुगना 144, वो क्या होगा, क्यू होगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है टाइम टेकन बाय क्यू, क्यू ने को कितना समय लगेगा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए। कैसा प्लेटफॉर्म, वही प्लेटफॉर्म 324 मीटर का जो पी ने किया। तो जब 324 मीटर का प्लेटफॉर्म कवर करना है, यानी कि जो क्यू की लेंथ है 144 और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 324, इनको दोनों का डिस्टेंस से ट्रेवल करना है। तो वो दोनों का डिस्टेंस कितना है, 468 मीटर, 468 मीटर। और स्पीड ऑफ क्यू क्या है, अभी तो बोले भाई 18 थी, उसे 18 से डिवाइड किया, काटा पीटी मचाई 26 आया। अभी 26 क्या है, 26 है टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू, ट्रेन क्यू के द्वारा टाइम लिया गया। किस चीज के लिए ट्रेन क्यू के द्वारा टाइम लिया गया, कि वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करे, या फिर वो केवल प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। तो यही हमारा आंसर है। लंबा है थोड़ा सा, इसे समझने में टाइम लगेगा, पर खुद से एक बार और पेन चलाना, मजा आएगा इसको करने में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा और आप इसी तरीके से कर पा रहे हो। अगर कोई इक्वेशन वगैरह बना के इधर उधर भाग रहे हो, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा देखो, समझो, सीखो। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही तो आधे बच्चे तो ऐसी हथियार टाल देंगे कि भैया ये प्रोबेबिलिटी है, तो करेंगे नहीं, तो मैं ही करा देता हूँ। जिन्होंने अटेम्प्ट किया बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, सीखो। अब बोल कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 रेड बॉल हैं, 8 रेड बॉल हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल, सॉरी, कुछ ब्लैक बॉल, बॉल है, पेन है, पेन है, 8 8 लाल पेन है, 7 नीले पेन है और एक्स हमें नहीं पता कितने काले पेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन पेन, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, संभावना है निकालने की एक लाल पेन की। क्या संभावना, एक 1/3, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेड पेन निकालने की जो कि है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या, प्रोबेबिलिटी है कि ये भैया टोटल नंबर ऑफ रेड पेन होंगे, ये होगा टोटल पेन। बट हमें तो रेड दे रखे हैं 8, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 3 24, यानी टोटल 24 है। अगर टोटल 24 है, मुझे तो पता है 8 और 7 होता है 15, और टोटल होते हैं, अभी जो यहाँ पे दिखा है टोटल तो 24 है। इसका मतलब ये 9 होना चाहिए। ये क्या है, ये एक्स है, यानी ब्लैक 9 होगा तब जाके प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगी किसकी, रेड पेन निकालने की। इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 9, एक्स की वैल्यू होगी 9। इतना सा सवाल था, इतना सही सवाल था, आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करना था बस।
कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी कहता है, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड पेन के लिए, ऊपर क्या होगा, टोटल रेड पेन, नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल पेन। अगर ऊपर एक है तो नीचे 3 होगा, और ऊपर कितने थे, ऊपर तो 8 थे, इंटू 8, तो नीचे भी इंटू 8 करना पड़ेगा। तो हमें जब टोटल ही मिल गए 24, जब मुझे टोटल ही 24 मिल गए, जिसमें से 7 नीले और 8 लाल थे, यानी इन दोनों का टोटल ही 15 है, तो बचे हुए तो काले होने चाहिए। टोटल 24, मिले 15, बचे हुए 9, जो 9 है यही तो लाल ब्लैक है, और यही बोला है उसने, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स क्या है, 9 है। इतना सा सवाल था ये। और इसमें कई बच्चे धराशायी को लिए होंगे पहले कि प्रोबेबिलिटी हमें करना ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ, अभी के टाइम पे, अभी के टाइम पे प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में इसको सही से लिखते हैं। अभी प्रेजेंट के अंदर क्या दे रखा है कि एक समायरा है, मैं एस से लिख देता हूँ, एक समायरा है एस, एक राघव है आर। इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है पी और क्यू। इनका एज का रेशियो इतना दे रखा है, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अनाया, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अनाया, यानी अनाया के जन्म के टाइम पे इनका रेशियो था इतना 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 14 और 7। तो यानी कि आज से कुछ साल पहले, पास्ट में, जब ये बर्थ हुआ किसका, अनाया का, इसको मैं अनाया क्यों लिख रहा हूँ, ए ही लिख देता हूँ, जब उन दोनों के नाम छोटा लिखा है तो। जब अनाया का जन्म हुआ यानी वो 0 की थी, तब ये 17 और ये 14 का था। मतलब रेशियो है ये, एग्जैक्ट एज नहीं। और ये एज है तो मैं इसको थोड़ा सा अलग उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। ये है 0, ये 0 ईयर्स है। अब अनन्या क्या है, 2 साल की है, यानी अब हो गए हैं 2 साल, अब हो गए हैं 2 साल, अब ये 2 साल की है। If Ananya is 2 year old now, then the age of Raghav at the time of birth. If Ananya is 2 years old now, and the age of Raghav at the time of birth of Ananya is okay. ये तो बड़ा आसान सा था। राघव आर, जब इसका बर्थ हुआ ए का, तो 34 ईयर्स का था। अगर ये 34 का हुआ तो ये 28 का होगा। अच्छा जी, जब इसमें 2 साल बढ़े तो इसमें भी 2 साल ही तो बढ़ेंगे, यानी 34 से ये 36 हुआ, ये 28 से 30 हुआ, 2 साल, 2 साल, सबके 2-2 साल बढ़ा दो। यहाँ लॉजिक लगा रहे हैं हम, अभी तक कोई हमने इक्वेशन नहीं बनाई। तो ये 30, 36 और ये 2 साल। बट पी और क्यू तो रेशियो है, पी और क्यू तो रेशियो है, तो पी और क्यू रेशियो निकालते हैं, पी और क्यू के रेशियो निकालते हैं, जो कि है 30 और 36, 30 और 36, 6 से कट रहे हैं, 6 से 6 बार, 6 से 5 बार, तो पी की वैल्यू आ गई 5, क्यू की वैल्यू आ गई 6। हमें निकालना क्या है, 4p और 3q,
4p और 3q का वैल्यू निकालना है। 4p 4 टाइम 5 20, 3q 3 टाइम 6 18, कट रहे हैं, हाँ 9 जाएगा, ये 10 जाएगा, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9 कहीं है, नहीं है, नन ऑफ द अबव। इतना सा सवाल था। अब इसमें वेरिएबल दिखा दिया आपको पी क्यू, ये आंसर भी आपको वेरिएबल के फॉर्म में पूछ दिया पी क्यू, उसी में आधे बच्चे धराशायी हो गए होंगे। बट क्या कुछ सवाल में था, बस आपने एक लॉजिक को क्रैक किया कि भैया जब ये उस समय पैदा जब हुई है तो उसका 0 ईयर की होगी, अनलेस वो कोरिया में रहती हो, क्योंकि कोरिया में जैसी बच्चा जन्म लेता है उसको ईयर 1 मार्क कर देते हैं, उनका थोड़ा एज का सिस्टम अलग है, कोरियन एज सर्च करना काफ़ी फैसिनेटिंग है। बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इंडिया का काम चल रहा है, तो जब बच्चा पैदा है तो 0 ईयर्स का है, जब वो 1 साल का होगा तब उसका बर्थडे मनाया जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग करते गए, जो क्वेश्चन पूछता गया, और यहाँ पे जो भी बोला उसने निकाले, हमें आंसर मिला 10:9, जो कि हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं। जब नहीं है तो नन ऑफ द अबव जिंदाबाद, उसे मार के आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, अगर नहीं बना था उस टाइम तो अब समझ आ गया होगा, और भविष्य में आज से 10-15 दिन बाद अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से देखोगे पीडीएफ से, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे देखोगे तो उम्मीद करता हूँ आप बना पाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 7500 और 9000 रुपए इन्वेस्ट किए इतने इतने रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट ओके, 3 साल के लिए, बहुत ही बढ़िया। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ इतना, अरे भाई साहब, तो 3 साल के लिए किए, तो 1 साल में कितना होगा, ऐसे नहीं करते, ऐसा करते हैं कि 7500 आपने लगाए R+5 में, तो ऐसा करते हैं कि परसेंटेज से 2 ज़ीरो उड़ा देते हैं, इस परसेंटेज से ये 2 ज़ीरो गए, इस परसेंटेज से ये दोनों ज़ीरो गए, इतने परसेंट पे इस पे लगे तो कितना हो गया, 75R प्लस 75 उसको ऐसे ही रखने देते हैं, या 7 5 35 350, 350 में 25, 375, 375, 375, ठीक है जी, और 90 का 90, और 9 4 360 नेगेटिव में जाएगा, 9 4 360 नेगेटिव में जाएगा। ये तो 1 साल का हिसाब है, ऐसा क्या कब तक किया, 3 साल तक किया, और हमें कितना मिला, 4995, 9 9, और ये भी 9 3 से कट जाएगा, 3 से गया 3 का एक टाइम, 19 6 बार, 19 6 बार, 15 5 बार, 1665, और इसको सॉल्व आउट करोगे क्या आएगा, 5 इधर, 9 5 16, 165 बार, और माइनस 15, 15 इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, 1650 हो गया, तो 1650 हो गया ये, तो आर तो 10 आ गया, आर तो 10 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर तो 10 है भाई। अब ये सोच रहे हो कि ये मैंने किया क्या है, तो चलो यार बता ही देता हूँ, यहाँ तक आए हो तो बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। तुमने 7500 R+5% पे लगाए 3 साल के लिए, और 9000 रुपये R-4% पे लगाए 3 साल के लिए। अब जो भी इनका इंटरेस्ट आया, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट, ये आया 4995, यही लिखा है ना, हाँ 4995। तो मैंने यही तो किया है कि यहाँ से 3 निकाला बाहर,
ये परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दिए, ये परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दिए, मल्टीप्लाई किया 75 को आर से 75 आर, और 5 को 75 से 75 350, 350 में 25 जोड़ा 375, फिर 90 आर और माइनस 9 फोर 360 इज इक्वल टू 4995। अब ये चीज ऐसी दिख रही है जो मैंने काटा पीटी से पहले लिखा था यहाँ पे, उसके बाद उसी में काटा पीटी मचाई और निकाल लिया 8-10। अब ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, इसी चीज के लिए ये सीरीज है कि इतने क्वेश्चन करेंगे कि भैया ये चीज तुम दिमाग में कर रहे होगे मेरे साथ। आ रहा है समझ? अरे आ रहा है समझ? हे प्रभु, नहीं आ रहा है क्या? ये था सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम वन, ये था सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू, और ये टोटल ऐसा है। इसी चीज को मैंने दिमाग में लिखा और यहाँ किया, उसी चीज को खोलोगे ये सब आएगा, फिर काटा पीटी मचाओगे 8-10 आएगा, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो इस चीज को करके देखो, ये जो अभी लिखा है आपकी स्क्रीन पे, आपको यही स्टेप मिलेगा और काट पीट के आपको 8-10 ही मिलेगा। अब आपको इतनी तेजी से करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं बना कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। स्पीड ऑफ बोट आर इन स्टिल वाटर इतना किलोमीटर लेस देन स्पीड बोट एस। ओके, तो यहाँ पे क्या हिसाब है कि स्ट्रीम वाले में तो भैया बोट वाटर अप डाउन लिख ही लो, मैं तो लिख ही लेता हूँ। और दो बोट हैं, दो बोट हैं, तो एक बोट आर है और एक बोट एस है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 3 किलोमीटर कम है एस से, एंड 20% मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, यानी अगर 20% मोर देन स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम 5 पार्ट है तो ये 6 पार्ट होगा, ठीक है। अगर ये 5 और 6 है, इन दोनों का अंतर ए आ गया और इन दोनों का जोड़ आएगा 11 ए। ठीक ठीक। और इससे क्या है, क्या बोला है? स्पीड ऑफ बोट आर इन स्टिल वाटर 3 किलोमीटर लेस एस से, तो ये क्या होगा 6a+3, ये 5a रहेगा, क्योंकि भैया दोनों सेम पानी में ही तो जा रहे हैं, पानी की स्पीड थोड़ा ना बदलेगी, बोट की स्पीड बदलेगी। तो इससे अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा a+3, और ये कितना आएगा 11a+3, ठीक है। अब बोट एस है वो 8.5 आवर्स लेती है इतना किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 306 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 8.5 घंटे, 8.5 को मैं लिख सकता हूँ 17/2। अब 17 टाइम्स 117 और 17 टाइम्स 117 और 136, ये होता है आपका 8, ठीक है। और 18 टाइम टू 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या आया डाउन स्ट्रीम, किसका? एस का। एस का डाउन स्ट्रीम तो 11a+3 था, ये आप 36 कह रहे हो, हाँ। तो यानी 11a 33 हो गया, हाँ। तो ए कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। अगर ए है 3 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ आर, आर की अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है जो कि 3 है, ए की वैल्यू 3 है, यही अपस्ट्रीम है किसकी? आर की। इतना सा सवाल, कोई क्वेश्चन बनी नहीं, बस सवाल उड़ा दियो, बस लॉजिक लगाए हुए यहाँ पे।
ये लॉजिक लॉजिक जैसा कहीं नहीं दिख रहा। ये लॉजिक लॉजिक जैसा कहीं नहीं दिख रहा। क्या किए यहाँ पे? बोट एंड स्ट्रीम देखते ही बोट वाटर अप डाउन लिख दिया। हमें पता है दो बोटें दे रखी हैं, हाँ जी दो बोट दी आर और एस। हमें ये भी पता रखा है कि भैया 20% ज़्यादा है क्या इसकी बोट की स्पीड किससे, वाटर से। तो अगर ये 5 पार्ट है, ये 6 पार्ट है, तो मैं बाकी चीज़ें निकाल सकता हूँ। हाँ अप स्ट्रीम आ जाएगी 1 पार्ट और 11 पार्ट आएगा आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी। बट हमें ये भी दे रखा है कि आर की स्पीड 3 किलोमीटर कम है। अगर 3 किलोमीटर कम है यानी ये चीज़ 3 किलोमीटर ज़्यादा है। अगर ये 6a+3 है, अब वाटर की स्पीड तो दोनों के लिए सेम रहेगी। सेम नदी में अगर वो चल रहे हैं तो वाटर तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बस उनकी स्पीड अलग होगी। अगर ऐसा है तो भैया ये a+3 11a+3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पर हमें ये तो बोला, पर हमें क्या बोल रखा है कि जो बोट एस है वो 8.5 घंटे लेती है 306 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो 11a+3 है। हाँ, और ये 11a+3 तो 306/8.5 थी। हाँ, उसे सॉल्व किया 36 आया। डाला, काटा, पीटी मचाई, ए की वैल्यू 3 आ गई। ए की वैल्यू 3 आती है, वो कुछ भी पूछता है, ये या ये, हम कुछ भी निकालते। पर उसने पूछा क्या, उसने अपस्ट्रीम स्पीड पूछी, यानी ये पूछा, यानी तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ए निकाला, छोड़ दो। ए 3 है, वही तुम्हारी अपस्ट्रीम स्पीड है। किसकी, आर की। किसकी, आर की। अगर वो डाउनस्ट्रीम पूछता तो हम कहते 6, 3 में 3 जुड़ता। इतनी सी बात, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और कई बच्चों ने तो हाथ खड़े कर दिए होंगे, कह रहे होंगे ये मेंसुरेशन का हमसे तो होना ही नहीं। बट कोई नहीं, जिन्होंने ट्राई किया उनसे नहीं बना, वो भी सीख लो। जिन्होंने बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया वो तो देख ही लो भाई, सीख ही लो, कुछ तो नया मिलेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। द रेशियो ऑफ हाइट टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 3:4। ओके, तो हाइट अपॉन रेडियस कितना है, 3:4 का रेशियो है। ठीक है जी। सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर इज इतना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 14784। अब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, वो होता है आपका 2πr/h। अगर ये a है तो ये भी a होगा, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7। r कितना है, r है 4a का। h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 3a का। और ये कितना है, 14784। अब ऊपर में कर्व्ड सरफेस एरिया लिख देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो जी, कुछ तो करते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 84 है, 4 से ज़्यादा दिख रहा है, 4 से जाएगा तो 4 का 3 12, 17 का 4 16, 18 का 4 16, 24 का 6, और 4 6 10, 4 14 17, नहीं जाता, 2 से जाता है, 2 से जाता है तो 17, 2 और 3, 7 3 17 30, 17 8, 7 8 4, 4 3 12, 17। ये गलत काटा हूँ ना, तभी तो कहूँ क्या गलत हो रहा है, तभी तो कहूँ क्या गलत हो रहा है। कर्व्ड सर्विस एरिया कितना है, 14784। 2 पाई है 22/7। आर कितना है, 4a, और ये 3a। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ बेस। एरिया बेस कैसा आएगा, πr², πr²। ठीक है। तो 22/7 वैसे ही रहने दूंगा। 4 से काटेंगे, 4 का 3 12, 27 आया। 4 चौके नहीं, 4 छक्के 24, 4 6 24, 24 का मतलब 18, 18 का 4 16, 24 6, 6 4 10, 16 3 19, नहीं 10 12, 2 से काटेंगे तो 18, 2 3, कैसे जाएगा, 8 3 11,
कछु गड़बड़ है क्या? 14784 14784 4 से काटा, 4 या 12 27। एक इस चीज में 2 बार गलती कर चुका हूँ मैं, क्योंकि आगे कट ही नहीं रहा इसलिए। अब ध्यान, ठंडे पानी पी के 14784 2 इंटू 22/7 4a और 3a। पहले 2 से ही काट देता हूँ, दिमाग खराब हो रहा है। 7 3 6 18 89 और 2 92 जाता है, हाँ जाता है, 4 से तो जाता है। 4 से आएगा 1, कितना हो गया? 4 3 33 यानी 8 32 1 19 यानी 4 16 3 32 8। ठीक है, और 8 16 17 18 19 20 21 7 से जा रहा है, सॉरी 3 से जा रहा है। 3 से जाएगा तो मतलब 3 छक्के 18 1 13, 3 छक्के 18 1 18 616 616 22 से कटता है। 616 इक्वल टू 22/7 ए स्क्वायर। इतना हो गया? हाँ जी, इतना हो गया। अब क्योंकि हमें निकालना है एरिया किसका, बेस का। अब बेस क्या होता है, एक किसी भी सिलेंडर का बेस सर्कुलर ही है। अब सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? 22/7। आर हमारे लिए क्या है? 4a का स्क्वायर। तो इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे तो 22/7 4 का हो जाएगा 16 और a स्क्वायर। बट 22/7 ए स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है, इसको बस 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये है 616 22/7 ए स्क्वायर। 616 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को 6 से करोगे तो 96 के पीछे 2 0, और 16 को 16 से करोगे 256, तो 56 लास्ट में, आगे 8 और 9 9856 आ रहा है। 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काटा पीटी कर सकते थे, बट मुझको दिख गया कि एरिया निकालना, तो मैं जब इसी चीज़ को बाकी फिर से यूज़ करने वाला हूँ तो क्यों नहीं करूँ। फिर बाद में मैंने देखा कि भैया जब ये 616 इंटू 16 है, तो मैंने इसको 600 प्लस 16 माना और इसको 16 से मल्टीप्लाई किया। हुआ क्या फ़ायदा? 16 को 6 से करूँगा तो 96, उसके पीछे 2 0, और 16 16 मेरे को पता है स्क्वायर 256। सॉल्व किया 9856, और मेरी कैलकुलेशन बच गई। जो टाइम मैंने यहाँ बर्बाद किया काटने में, बार बार गलत करने से, वो मैंने लास्ट में थोड़ा अपने आप को रिडीम कर लिया, बचा लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने इतनी गलती ना की हो और आपको ये समझ भी आया हो। तो चलो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये सवाल आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आपने सीखना है, चलिए सीखते। और ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सा लग रहा है देखने में। ऑन सेलिंग 56 आर्टिकल। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आहा आहा। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना भैया। कॉस्ट प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है, और एक सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है जी। अब मैं मान लूँ कॉस्ट प्राइस है सी और सेलिंग प्राइस है एस। मार्क प्राइस की यहाँ सवाल में बात की नहीं, तो उसको हम उड़ा देते हैं अभी के लिए। उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं, उड़ा दिए। आपने खरीदा सी के हिसाब से, सी रुपीस के हिसाब से, या जो भी करेंसी आप मानना चाहो, और एस के में बेचा। तो 56 आर्टिकल को आपने बेचा इतने में। ठीक है जी, आपने 56 आर्टिकल्स को बेचा 56S में, और ये बिका 3360 का। ठीक है जी। देयर इज अ लॉस ऑफ, ओके 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 ओके। हमने माना कि एक प्रोडक्ट का
का कॉस्ट प्राइस सी है और सेलिंग प्राइस एस है। तो मुझे बताओ 56 प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, और आपने इसे बेचा कितने में? आपने इसे बेचा है 56s में, 56s में बेचा है, 56s में। ये कुछ अजीब सा दिख रहा है। आपने इसको बेचा है 56s में बेचा है। अच्छा, और इस पूरे उसमें आपको कितने का वो हुआ, क्या हुआ, घाटा हुआ ना? आपको इस पूरे में क्या हुआ, घाटा हुआ, क्या हुआ, घाटा हुआ, कितने का हुआ, 8 का। पर 8 क्या, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, पर कॉस्ट तो एक आर्टिकल की सी है, तो आपको 8 सी का घाटा हुआ। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 56 सी में 8 सी घटाया तो 56s मिला, करो पीटो 48, तो ये आ गया 48 सी इक्वल टू 56s। और कुछ हो रहा है, 8 8 8 से ज़्यादा ना, 8 का 6 टाइम, 8 का 8 टाइम, नहीं 8 का 7 टाइम, 6 टाइम कैसे हो गया, 8 7 56। तो सी बाई एस आपको मिल गया 7/6 के रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस 7 पार्ट की थी, आपने 6 पार्ट में बेचा, नहीं आप घाटा ही कर रहे हो। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, ओके। तो एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 56s आपने बेचा, कितने में बेचा, 3360 में, 3360 में, 56 5 6 11, 4 से जा रहा, 4 से जा रहा, 4 से, हाँ 4 से जा रहा, 4 से जाएगा एक, और 16 का 4 16, इधर जा रहा है 5 4 8 32, 16 4 0 14, ये जाएगा 70 में। तो एक का सेलिंग प्राइस तो 70 रुपए का, एक का सेलिंग प्राइस 70 का, सेलिंग प्राइस 70 का है। ये सही किया होगा, सी 7, अच्छा ठीक, सी बाई एस का ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। इफ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40% का, 40% का प्रॉफिट होगा, तो बताओ उसको सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 आर्टिकल के लिए। 48s, 48 ठीक, 56s, 56 आर्टिकल, ये एस की वैल्यू इतनी, एस हो गया 70, ये 70 कहाँ है ये, 14 7 14 6, हाँ 7, नहीं 60 आएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, 70 का क्यों हो गया, 14 टाइम्स 684 होता है, 60 हो गया, तो एस हो गया 60 का। वो भी मैं कहूँगी कुछ गड़बड़ हो रही है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। एस अगर 60 है, मैंने पीछे निकाला कि सी बाई एस का रेशियो है कितना, 7/6 का, अगर ये 60 है तो ये 70 का होगा। अच्छा जी, अगर ये 60 का है तो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 70 का है, 70 का आर्टिकल आप 60 में बेच रहे थे, 70 का आर्टिकल आप 60 में बेच रहे हो, तभी घाटा हुआ। चलो, हमें कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल का पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है कि प्रॉफिट हो 40 का, 40 का प्रॉफिट हो, 40% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट, 5 में 2 का प्रॉफिट, तो 70 की चीज़ थी, इसमें आपको कितने का प्रॉफिट बेचना, 5 की चीज़ हो 7 में बेचना, 7 में 20 चीज़ें बेचनी है, 20 चीज़ें बेचनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 7 का 4, 7 4 28, 28 7 30, 210, और 210 में 14 माइनस 10 जाएगा 196, पीछे एक ज़ीरो, तो मिलेगा 1960, 1960, 1960। यहाँ पे क्या था, इतना सही आपका सवाल था कि 1960 आया।
यहाँ कैलकुलेट कैसे किया हूँ उसके ऊपर भी चर्चा कर देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है। कैलकुलेशन हुआ है, ये क्या है, 70 टाइम्स 28। तो 28 को मैंने अपने ब्रेन में माना 30 - 2, तो 7 321, पीछे 2 0, और 28 में से कहते हैं 70 टाइम्स 2 140, तो 0, ये 6 9 1। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो, कैसे आप नंबर्स को देख रहे हो। बस मुझे ऐसे दिखा तो मैंने ऐसे किया, किसी और को किसी और तरीके से दिखेगा, वो वैसे सॉल्व करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस ये कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और ये एक अच्छी क्वालिटी का सवाल है, आपको ज़्यादा कहीं देखने को मिलेगा नहीं ऐसा सवाल, बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन भर देना है, ठीक है। और एक आध और पेन चला के भी देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। और ये क्वेश्चन तो छोटा सा ही दिख रहा है, बना ही होगा डेफिनेटली। अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, सीखना है, चलिए सीखते हैं। कियारा कायरा, प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी बर्बाद है। तो KS, ठीक है ना। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5 और 3 का, अरे वाह दे ही रखा है। और टाइम का रेशियो भी दे रखा है 7-10 का, बहुत ही बढ़िया, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो इनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या आएगा, 5 से 2 काटा, और 7 और 6 का इनका प्रॉफिट शेयर। बट लेकिन किंतु परंतु, प्रॉफिट शेयर ऑफ एस का प्रॉफिट शेयर कितना है, 3315 का। ओ सॉरी, गलती हो गई, माफ करना, गलती से मिस्टेक। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ एस का प्रॉफिट शेयर निकालना है, टोटल इतना है। भैया 7 पार्ट इसको मिलेगा, 6 पार्ट इसको मिलेगा, कितने में से मिलेगा, 13 पार्ट में से ना। 13 पार्ट में से 7 पार्ट इसको, 6 पार्ट इसको मिलेगा। पर 13 पार्ट कितना है, 13 पार्ट है 3 3 1 5, यानी 13 से कटना चाहिए। 13 का टाइम 2, 26, 26 का मतलब कितना हो गया, 4 3 7, 71, 71 का मतलब 565, 65 और 71 65, ओके 665 का 5 255, एक पार्ट हो गया 255 का। तो 6 पार्ट कितना होगा, 6 पार्ट कितना होगा, 6 पार्ट होगा 6 इंटू 255, और 25 इंटू 6 150, एक जीरो लगा दिया, 25 6 30, 15 30, 15 30। इतना सा सवाल था ये, इसमें मैक्सिमम 30 सेकंड लगने चाहिए थे। ये किसी क्लरिकल लेवल का, RRB क्लरिकल आई गेस, ये PO में भी शायद ही देखने को मिले। RRB में तो शायद इसी टाइप का देखने को मिले, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको परोस के दे रखा है लिटरली, बस आपको कैलकुलेट तेज करना है। यहाँ क्या किया हूँ देख लो भाई, यहाँ पे भी मैंने 6 इंटू 255 को क्या माना, 255 को माना 250 प्लस 5, तो 6 इंटू 250 कितना होता है, 1500, और 6 इंटू 5 30, जोड़ दिया 1530, और मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, अब यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। रेशियो ऑफ मंथली इनकम, अच्छा जी, इनकम दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, सेविंग। तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि इनकम के दो ही हिस्से, एक एक्सपेंस एक सेविंग, है ना।
हाँ, इनकम दे रखा है इस रेशियो में। इनकम दिया है रवि, और इसको थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं ना, इसको थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं। रवि और दूसरा क्या, सतीश। कितना दे रखा है, 8:9 के रेशियो में इनकम दिया है। और एक्सपेंस क्या है कि 8,000 है, इसका 2,000 है, इसका एक्सपेंस एक्सपेंस मंथली एक्सपेंसेस का 8,000 है। वाइल सतीश 2,000 मोर देन, यानी इसका 10,000 है। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ सेविंग, और सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है, 12-13। एक्सपेंस सेविंग, ये चीज याद है। सेविंग में एक्सपेंस जोड़ो इनकम मिलता है, हाँ जी, तो वही लगाते हैं। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे लिखा रवि, थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। रवि, सतीश, इसका वो कितना है, सेविंग कितना है, 12 पार्ट का, इसका 13 पार्ट का। इसमें ऐड कितना किया, इसमें एडिशन कितने का है, एक्सपेंस जुड़ेगा ना इसमें। इसमें 8,000 का एक्सपेंस आया, इसमें 10,000 का एक्सपेंस आया, और इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो 8-9 का। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं कि ये प्लस 8,000 को नेगेटिव लिखते हैं, 8,000, ये प्लस का नेगेटिव 10,000, फिर इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ये सेविंग है, ये इनकम है। ये मल्टीप्लाई हुआ 9,484, नहीं 108, और 3, 80, 24, 104। तो 108 और 104 को माइनस करो, कितना आएगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है। 9 टाइम्स 12 108, 8 टाइम्स 13 104, दोनों को माइनस किया, 4 यूनिट। अब माइनस कैसे, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 9 टाइम 8 72, 2 3 0 आगे माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस है। और यहाँ पे 80,000 माइनस, अगेन आपने माइनस कैसे किया, ये बड़ा, इससे ये चीज़ माइनस किया, तो ये बड़े में से ये चीज़ माइनस होगी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8,000। अब 4 यूनिट अगर 8,000 है, तो 1 यूनिट 2,000 हुई, 1 यूनिट 2,000 हुई। अगर 1 यूनिट 2,000, तो सबसे ऊपर डाल के देखो, तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 26,000, और 12 की यूनिट की वैल्यू होगी 24,000। अब 24,000 में 10,000 जुड़ा, तो ये कितना हुआ, 24,000 में 10,000 जुड़ा 36,000, 24,000 में 8,000 जुड़ा 32,000। तो ये आ गया सेविंग, और ये इनके आ गए इनकम, और ये एक्सपेंसेस है 8 और 10,000। इस चीज को कहते हो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और सवाल में पूछा क्या है, मंथली इनकम किसकी, रवि की। रवि की मंथली इनकम कितनी है, रवि की मंथली इनकम 32,000 है। रवि की मंथली इनकम 32,000 है, लो जी 32,000 आ गया। अपन ने यही किया यहाँ पे कि 12 से उधर जाने के लिए, 12,000 से 8,000 बनाने, 12 से 8 बनाने के लिए 8,000 का था जोड़ना, और यहाँ पे 13 से 9 बनाने के लिए
10,000 जोड़ना था, बस अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया और ये निकाल दिया। इस चीज को आप इक्वेशन से भी कर सकते थे, वो काफी लंबा पड़ता और जिसको मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो यार कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो बना दूंगा एक, जैसे आपके लिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर बना रखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पार्थ रोहन टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। ओके जी, पार्थ और रोहन मिलके एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। वाइल पार्थ टेक 48 डेज। ओके, पी अकेला 48 डेज लेता है। अगर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है पहले सवाल में हुआ था, पर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी कि 48 और 30 का एलसीएम, ये 6 से जाएगा 5 बार, ये 6 से जाएगा 8 बार। अब चाहे इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 30 को, चाहे 48 को 5 से करो, दोनों ही केस में 240 बनता है। और 240 क्या होगा, एलसीएम होगा। 240 क्या होगा, एलसीएम होगा। 240 क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 240 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से, और 48 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो पी की एफिशिएंसी 5 की है, पी की एफिशिएंसी 5 की है, टोटल 8 की एफिशिएंसी है, तो आर की एफिशिएंसी 3 की होगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अब इस कहानी में एक किरदार और आया जिसका नाम है सोहित एस, और ये 33.33%, 33.33%, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 1/3। ये मोर है किससे, रोहन से, यानी रोहन की एफिशिएंसी अगर 3 है तो एस की एफिशिएंसी उसमें एक ज़्यादा 4 की होगी, यानी इसकी एफिशिएंसी 4 की है। अच्छा जी, इसकी एफिशिएंसी 4 की है, तो यानी ये 60 दिनों में काम करेगा। 60 को 4 से करूंगा तभी तो टोटल वक्त 240 बनता है। अच्छा जी, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय सोहित अलोन। अरे वाह, 60 अनचाहे तरीके, एग्जैक्टली हम चाहते नहीं थे बट आ गया आंसर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन सीधा सीधा था, ज़्यादा घुमा फिरा के उसने कुछ पूछा ही नहीं। उसने बोला कि पी और आर 30 दिन में काम करते हैं, पी अकेला 48 डेज में काम करता है। बताओ कि एस कोई नया करेक्टर है जो कि 33.33% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, आर से, और वो अकेले कितने में करेगा। निकाले भैया, टोटल काम 240 का, दोनों मिलके करते 8 की एफिशिएंसी से काम करते, और अकेला वो 5 की उससे करता। अगर ये 5 की एफिशिएंसी से काम करता तो ये 3 का होगा, बट इससे एक ज़्यादा एफिशिएंट तो ये है एस, यानी एस 4 की एफिशिएंसी से काम करता है। अगर ये 4 की एफिशिएंसी से काम करता है और टोटल यूनिट है 240, तो 240 यूनिट काम करने के लिए 4 की एफिशिएंसी से उसे कितना टाइम लगेगा, 60 दिन लगेंगे, 60 डेज, और वही आपका आंसर है। अगेन छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इतना केजी राइस फ्लोर का प्राइस इतना, और इतना केजी कॉर्नफ्लावर का प्राइस इतना, शॉपकीपर अर्न्स इतना। ओके, तो ये तो एलिगेशन का ही है। तो पहले मुझे बताओ 16.66% कितना होता है, 32 33 आधा, 3 का 6, 1/6, 16.66 होता है 1/6, ठीक है ना। तो इतने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब 6 की चीज आपने साथ में बेची एक के प्रॉफिट में, इतना का प्रॉफिट का है, 6 की चीज आपने एक के प्रॉफिट में साथ में बेची। बट यहाँ बोला क्या, इफ शॉपकीपर अर्न इतना प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग इतना, यानी ये चीज आपने 70 में बेची है, तो आपको ओरिजिनली कितने की पड़ी होगी, 60 की पड़ी होगी, ठीक है।
और आपने बेचा क्या है? आपने बेचा है राइस, राइस का आटा, फ्लावर, और कॉर्न का आटा, मक्के का आटा। इनकी प्राइस कितने की है? ये 45 का है और ये 80 का है। अब आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो जो यहाँ एवरेज आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस होगी, और जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो है 60 की, जो अभी निकाले हो। साइकिल बन रही है, 45 से बड़ा ये, इससे बड़ा ये। हाँ, डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस 20 का, इन दोनों का डिफरेंस 15 का। अच्छा जी, यानी 15 पार्ट कॉर्नफ्लावर बेचा। अरे वाह, जिंदगी आसान हो गई। 15 किलो ही तो कॉर्नफ्लावर बेचे हो, कॉर्नफ्लावर बेचे ही 15 किलो हो, तो 20 किलो राइस फ्लावर होगा, 20 किलो राइस फ्लावर होगा। अगर 20 किलो राइस फ्लावर है, पर क्वेश्चन में तो इतना है, क्वेश्चन में तो इतना है, 2x+1 kg है, और यही हमारे हिसाब से जो अभी हम निकाले हैं वो 20 किलो है। तो 2x कितना होगा? 2x हो जाएगा आपका 19, और 19 का आधा 9.5, 9.5, 9.5। तो x की वैल्यू कितनी? 9.5, 9.5 है। ये रहा आंसर। अगेन ये एलिगेशन है, जो हमने लगाया। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस लेनी थी, जो हमें दे रखी है 45, 80, बट जो एवरेज आना है इन दोनों का, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट मिक्स किया ना, अगर ये 15 किलो मिक्स किया, ये 20 किया, तो इसका एक एवरेज प्राइस बनेगा। वो एवरेज प्राइस कितना? अगर आप 70 लेके करोगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों? 70 रुपये तो सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालोगे कि भैया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसने कहा कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 16.66% का, जो कि होता है 1/6 का, यानी 6 की चीज एक के प्रॉफिट में 7 में बेची। बट सवाल में तो कह रहा भैया आपने 70 में बेचा, अगर ये 70 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 60 होगा, यानी कॉस्ट प्राइस 60 की है। कॉस्ट प्राइस 60 की है, तो अपने को कॉस्ट प्राइस से ही खेलना था। फिर अपन ने साइकिल बनाई, जो भी एक डायगोनल में दिख रहा है उनको माइनस किया, और लकीली 15 किलो ही था हमारे पास, जो 15 पार्ट आया वही 15 किलो है, तो ये 20 पार्ट 20 किलो होगा। बट क्वेश्चन में वो बोला था 2x+1 है, क्वेश्चन में वो बोला था 2x+1 है। उसी चीज को फिर हमने सॉल्व किया आगे, कि 2x+1 अगर 20 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 9.5, 9.5, और वही हमारा ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपसे बना भी होगा। अगर नहीं बना तो अब समझ आया होगा, और जब आप पेन चलाओगे अपना तो आपसे बन जाएगा। तो हमारी सीरीज की प्रथा को आगे करते हुए, जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कमेंट बॉक्स में ला दिएगा, कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और आउट ऑफ 80 कितने मार्क्स आपके बने वो भी डालिएगा, ताकि आप कम देख पाए कि आप कितने पानी में हैं। अपने करेक्ट, फॉर करेक्ट +4 आप अपने आप को मार्क्स दीजिएगा, फॉर इनकरेक्ट अपने आप को -1, और स्किप अगर आप करे हैं कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, उसके लिए तो 0 है ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।